वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर सुनैना और हम पढ़ने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 5। चैप्टर 5 है हम लोगों का पुष्ट रसायन। पुष्ट रसायन हम देख रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री हम लोगों को पढ़ना है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जैसे जैसे इसमें आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये हम लोगों की डेली लाइफ से बहुत ही जुड़ा हुआ है। जैसे डेली लाइफ की बात करें, सरफेस की केमिस्ट्री हम देख रहे हैं, सरफेस सतह की बात करें तो हम देखेंगे कि अगर आप रास्ते से चल रहे हो और आप देखते हो कि छोटे छोटे धूल के जो कण होते हैं तो वो आपके कपड़ों पर लग जाते हैं। अब ये भी एक सरफेस केमिस्ट्री ही है, पुष्ट रसायन का ही पार्ट है। आप कहोगे कैसे? कि देखिए, आपके जो कपड़े होते हैं वह सतह का काम करते हैं, पुष्ट का काम करते हैं, और जो धूल के कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, वो उनको जगह मिल जाती है आपके कपड़ों पर बैठने के लिए। और ये एक तरीके से भौतिकी पुष्ट रसायन का एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। दूसरा, हम लोग अगर डेली लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हो, आप जब भी कोई भी गैजेट खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हो तो उसमें आपको एक वाइट कलर का पैकेट मिलता है। वो पैकेट में आप देखोगे टच करके तो आपको दिखता है कि कुछ वहाँ मटेरियल उसके अंदर है। सिलिका हम कहते हैं उसे, सिलिका जेल उसमें रहता है। अब वो क्या काम करता है कि जो बाहरी नमी होती है, नमी अगर गलती से गैजेट में आ जाए तो उस गैजेट में से नमी को वह सोख लेता है, जिससे कि जो गैजेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोगों के पास होता है, वह इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होने से बच जाता है नमी की वजह से। तो इस तरीके से हम लोगों का जो ये चैप्टर है बहुत ही हमारे व्यवहारिक जो है हम कहेंगे उसके साथ में मिक्सअप होता है और आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये चैप्टर है किसके लिए है ये चैप्टर। तो आप देख सकते हो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सतह या अंतरापृष्ठ पर जो भी होने वाली परिघटनाएं हैं, इनसे संबंधित ये चीज़ें हमें पढ़नी हैं। और इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम कि कौन से उदाहरण हैं। तो संचारण, जो कि हम लोगों ने अपने पिछले ही चैप्टर में देखा था कि संचारण क्या होता है। इसमें आप देख सकते हो कि जो लोहे की सतह होती है, लोहे की सतह पर जैसे ही नमी आती है, वायु से जो ऑक्सीजन है वह प्लस जो नमी है वह और लोहे की सतह, ये आपस में मिलके संचारण करते हैं और वहाँ पे ऑक्साइड्स बनते हैं, आयरन की फेरिक ऑक्साइड्स बनते हैं, जो कि जिसे हम कहते हैं लोहे की जंग लगना। तो जंग लगने की शुरुआत हो जाती है, वह भी क्या है, सतह पर होने वाली परिघटना, जो कि हम कहेंगे संचारण। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देख ले, इलेक्ट्रोड प्रक्रमण। तो हमने देखा है कैथोड पर और एनोड पर, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का आवागमन होते रहता है। और इसमें हम देखते हैं कि कई बार जो इलेक्ट्रोड रहते हैं वह विलयन में घुल जाते हैं और कई बार जो है दूसरी जगह जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर जो हम लोग कहेंगे ठोस है वह कंटिन्यू उस पर बढ़ते जाते हैं, तो वह इलेक्ट्रोड की जो हम कहेंगे मोटाई बढ़ती जाती है। तो यह जो है यह भी सतह पर ही सारी रसायन प्रक्रिया हो रही होती है। तो हम इसे भी क्या मानेंगे कि सरफेस की ये केमिस्ट्री है, पुष्ट रसायन का ये उदाहरण है। इसी तरीके से विषमांगी उत्प्रेरण, विलीनीकरण, क्रिस्टलीकरण अंतरापृष्ठ पर परिलक्षित होती है। अब इसमें हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी हम कहेंगे पढ़ना है अधिशोषण। अधिशोषण की हमें बात करनी। अब अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण को ही हम इंग्लिश में कहेंगे एडजॉर्प्शन। एक होता है अधिशोषण, एडजॉर्प्शन, और एक होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब दोनों जो घटनाएं हैं यह एक सी ही होती है, लेकिन इनके बीच में अंतर है। कैसा अंतर है कि आप देखोगे कि एब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में क्या होता है, अवशोषण में होता है कि एग्जाम्पल ले लो, एक स्पंज है आपके पास,
एक स्पंज है या फोम का कोई टुकड़ा है, तो आप देखते हो अगर इस पर पानी गिर जाए या हम इसके ऊपर पानी डाल दें तो क्या होता है, यह स्पंज का टुकड़ा पूरी तरह से गीला हो जाता है। वह द्रव को पूरी तरीके से अपने चारों दिशाओं में बराबर रूप से एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर तक के यह पानी जो है चला जाता है। तो यह हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, वह सतह के अंदर तक, बिल्कुल अंदर की सतह तक के पहुंच जाता है, वह प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन है। लेकिन एडजॉर्प्शन, अवशोषण में क्या होता है, अवशोषण में जो है यह प्रक्रिया जो है यह सतह के पहली सतह, दूसरी सतह, तीसरी, सातवीं सतह तक ही उस बाहरी चीज़ का अंदर आवागमन होता है। जैसे कि हम देखेंगे कि क्या होता है, यह अगर आप देख रहे हो कि कोई एक सतह है तो जो भी चीज़ उस पर एब्जॉर्ब हो रही है, एड्जॉर्ब हो रही है, वह सतह पर ही रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वह हम देख सकते हैं, आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यह सातवीं सतह तक जाएगी, लेकिन और भीतर तक यह चीज़ नहीं जाएगी। ठीक, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे अधिशोषण। अब ये जो अधिशोषण है इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे कि अणुक स्पेशीज का किसी ठोस या द्रव के स्थूल के अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना ही अधिशोषण होता है, चाहे वह ठोस हो या द्रव हो। ठीक, वह क्या होते हैं, जो भी पुष्ट है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, उस पर द्रव या गैस इस अवस्था की जो है बाहरी चीज़ सतह पर आ सकती है। अब जो भी अणुक की स्पेशीज है या पदार्थ है जो कि पृष्ठ पर संद्रित या संचित होता है, अधिशोध्य कहलाता है। जैसे कि ये है सतह और ये जो है अणु की स्पेशीज है। कोई भी अणु जो है, गैस का अणु हम मान लेते हैं, गैसीय अणु जो है अगर किसी सतह पर जाकर अधिशोषित हो रहा है तो वह गैस क्या कहलाएगा, अधिशोध्य। और जिस सतह पर यह परिघटना हो रही है, तो जिस सतह पर अधिशोषण हो रहा है उस सतह को हम क्या कहेंगे, अधिशोषक। तो आप देखोगे यह जो सतह है यह सतह है अधिशोषक, और इस पर जो गैस के अणु चिपक रहे हैं ये कहलाएंगे अधिशोध्य। यह दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अधिशोध्य अधिशोषक पर जब एड्जॉर्ब हो रहा है, अधिशोषित हो रहा है, उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, अधिशोषण। इस परिघटना को हम कहेंगे अधिशोषण। ठीक, तो फिर उसके बाद में आप देख सकते हो इस तरीके से अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अब बात हो गई है अधिशोषण की, बात हो गई है अवशोषण की। ठीक, अब जब इस ही पुष्ट से, इस ही सरफेस से जो गैस के अणु यहाँ पे अधिशोषित हुए थे, अगर हम इस गैस के अणु को इस सरफेस से, इस पुष्ट से वापस निकाले तो यह परिघटना कहलाएगी विशेषण। ठीक, क्या लिख रहे हैं हम लोग, किसी अधिशोषित पदार्थ को उस पुष्ट से हटाना जिस पर वह अधिशोषित है वह कहलाती है विशेषण। तो हम अधिशोषण का अपोजिट वर्ड, विरोधार्थी शब्द कहलाएगा विशेषण। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आया है। आगे हम देखेंगे, आगे है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि अधिशोषण एवं अवशोषण का विभेद क्या है, क्या इनके बीच में डिफरेंस है, ये हम देखेंगे। तो इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जल वाष्प का उदाहरण, जल वाष्प का उदाहरण ले सकते हो जिसमें हम देखेंगे कि जल वाष्प को शुष्क कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा क्या होता है, अवशोषित हो जाती है। मतलब आप अगर चौक का टुकड़ा ले तो उसमें अगर जल वाष्प या फिर उस पर पानी डाले तो आप देखोगे वह पूरी अंदर तक के जल जो है वह पहुंच जाता है। लेकिन यही चीज़
सिलिका जेल पर अगर आप करें तो आप देखोगे सिलिका जेल के सिर्फ सतह पर ही वह जल वाष्प के अणु हमें प्राप्त होंगे, ज़्यादा अंदर तक वह नहीं जाएंगे। ठीक, तो वह प्रक्रिया कहलाएगी अधिशोषण। ठीक, जबकि चौक वाली जो प्रक्रिया थी वह कहलाएगी अवशोषण। तो यह विभेद जो है इसमें हम देख सकते हैं। अब बात आ रही है प्रकार की कि अधिशोषण के क्या प्रकार से, क्या उसके टाइप से। तो अधिशोषण के 2 टाइप होते हैं। पहला जो है भौतिक अधिशोषण और दूसरा जो है हम देखेंगे वो है रासायनिक अधिशोषण। दूसरा आप देख सकते हो रसोशोषण या रासायनिक अधिशोषण हम कहेंगे। अब जो है ये हम पहला देख रहे हैं भौतिक अधिशोषण, इसको हम कह सकते हैं फिजियोप्शन। ठीक, इंग्लिश में हम कहेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजियोप्शन। अब इसमें आप देख सकते हो इसके अभिलक्षण में सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है, विशिष्टता की कमी। विशिष्टता की कमी, इसका अर्थ ये हो रहा है कि जो भी सतह पर यह प्रक्रिया हो रही है वह जो सतह है वह एक आकर्षण बल से क्या करती होगी, बाहर के जो अणु हैं उनको अपनी तरफ खींचती होगी, तब जाके बाहर के अणु जो है उस सतह पर आकर्षित होकर एक आबंध बनाते हैं और उसे ही हम कहेंगे पुष्ट रसायन। ठीक है, लेकिन अब आप देखोगे एक हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यह पुष्ट है, सतह है एक, इस पर इन अणुओं से यह सतह बनी हुई है। अब इसमें हम देखेंगे हर एक अणु जो है उसको उसके चारों तरफ के जो अणु हैं वह अपने आकर्षण बल की ओर खींचते हैं। जैसे इस अणु की बात कर ले तो इस अणु को यह अणु भी खींच रहा है अपने आकर्षण बल में, यह अणु भी अपने आकर्षण बल पे खींच रहा है, यह अणु भी और यह अणु भी। तो एक अणु को चारों तरफ से आकर्षण बल अपनी ओर, चारों तरफ के अणु जो है आकर्षण बल से खींच रहे हैं। लेकिन बात करें इस सतह के अणुओं की, तो इन सतह के अणु को देखेंगे, यहाँ इसके बाजू में यहाँ है, इसके बाजू में यह आकर्षण बल से खींच रहा है और इस तरफ से, लेकिन ऊपर साइड से कोई भी वहाँ हमें अणु नहीं मिल रहा है जो उससे अपनी ओर आकर्षण बल की मदद से अपनी ओर खींचे। तो इस तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं कि संतुलन जो है आकर्षण बल का वह बिगड़ रहा है, जबकि नीचे देखिए चारों ओर से उनको प्रॉपर तरीके से सभी अपनी ओर खींच रहे थे। इस वक्त क्या होता है कि हम देखेंगे कि यहाँ के जो अणु हैं, जो सतह के अणु हैं, यह सतह के अणु बराबर बिल्कुल समान, हम कहेंगे समान तरीके से हर एक गैस की बात कर लेंगे हम, हर एक गैस को अपनी ओर खींचेंगे ताकि वह उनसे आकर्षण बल में बन जाए। तो यह सतह के जो अणु रहेंगे ये हर गैस को एक तरीके से, इस तरीके से नहीं मानेंगे कि किसी एक गैस को वह ज़्यादा आकर्षित कर रहे हो, किसी दूसरे गैस को कम आकर्षित कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वह हर एक गैस को बराबर समान, हम कहेंगे समान तरीके से अपनी ओर आकर्षण बल से खींच रहे होते हैं ताकि वह एक आकर्षण बल बना ले या आबंध बना ले। यही कहलाती है विशिष्टता की कमी। कोई विशिष्ट गैस के लिए यह आकर्षण कम या ज़्यादा नहीं होता है, यह सभी गैसों के लिए बराबर होता है। दूसरा, अधिशोध्य की प्रकृति। अब ये तो हमने देख लिया कि सतह जो रहती है ये हर गैस को बराबर रूप में अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन अधिशोध्य मतलब जो गैसें हैं, अलग अलग गैसें, उनकी अपनी अलग अलग प्रकृति है और उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि क्या वो सतह पर आकर्षण बल से आकर्षण बंधित होना चाहती है या नहीं होना चाहती है।
तो यह उन अधिशोध्य के प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब गैसेस जो है उन गैस, यहाँ बाहर जो भी गैस रहेगी, अलग अलग गैस जो है अलग अलग अपनी प्रकृति के हिसाब से ही इन सतह के अणु के साथ आकर्षण बल में सम्मिलित होगी या नहीं होगी, यह इन पे डिपेंड करता है। तीसरा हम देखेंगे उत्क्रमणीय प्रकृति। उत्क्रमणीय प्रकृति में क्या है कि हम देखेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं ये जो बाहरी अणु हैं गैस के या जो भी कण हैं, ये इनमें अपनी खुद की एक ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि ये गति कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र है और ये गति करते हुए ही यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक, अब इनकी अपनी कोई जो गति है उससे उनकी गतिज ऊर्जा निकलती है। ठीक, अब जैसे ही यह सतह पर के अणु के साथ में इंटरेक्ट होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अब ये यहाँ पे एड्जॉर्ब हो गए, अवशोषित हो गए हैं, तो ये अब इनकी जो गति है यह रुक गई है, थम गई। अब इनकी गति जो है यह थम गई है, तो इनकी जो गतिज ऊर्जा थी वह क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, निकल आएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है, वह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है और इसलिए हम उसे कहेंगे उत्क्रमणीय प्रकृति। ठीक, क्योंकि हर इन अणु की अपनी गति थी और यह इनकी गति रुक गई है क्योंकि यह अब जाके एड्जॉर्ब हो गए हैं, अवशोषित हो गए हैं और इनसे निकली हुई जो ऊर्जा है यह ऊर्जा निकलती है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। अब चौथा जो पॉइंट है, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जितना बड़ा यह पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतनी ही ज़्यादा इन्हें जगह मिलेगी यह सतही रासायनिक प्रक्रिया करने के लिए। जैसे कि हम बात लें, एक एग्जाम्पल देखते हैं, आप ले लें एक्टिवेटेड चारकोल का एक टुकड़ा जो कि 1 ग्राम का हो। ठीक, 1 ग्राम का ये एक्टिवेटेड चारकोल का टुकड़ा है। अब हम 1 ग्राम का एक्टिवेटेड चारकोल का टुकड़े को चूर्ण बना दें, मतलब पूरी तरीके से महीन पीस ले हम, तो चूर्णित, यहाँ पे हमने एक प्लेट में रख लिया है जिसमें है चूर्णित एक्टिवेटेड चारकोल, ये भी 1 ग्राम है। तो हम क्या देखेंगे, क्योंकि हमने इसको पीस लिया है तो इसमें क्या है, इस 1 ग्राम एक्टिवेटेड के जो टुकड़ा था इसकी सतह से ज़्यादा सतह किसकी होगी, चूर्णित एक्टिवेटेड चारकोल की। यहाँ कितनी सतह हो रही है, 1 2 3 4 इतनी ही सतह है, लेकिन हमने अगर इसको ही महीन पीस लिया तो अब हर एक कण की अपनी सतह होगी। तो इस तरीके से सतह जो है यह बढ़ जाएगी और जैसे कि हम कह सकते हैं इससे पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा और पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना होगा तो उतनी ही ज़्यादा यह पृष्ठ की परिघटनाएं अच्छी तरीके से हो पाएगी, ज़्यादा लेवल पे हो पाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की प्रक्रिया भी बढ़ेगी। अब 5वीं चीज ले लेते हैं, अधिशोषण की एंथैल्पी। अब ये तो है कि यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, लेकिन क्या होता है, अधिशोषण की एंथैल्पी बहुत ही कम होती है जैसे जैसे अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि इसका माना गया है 20 से लेके 80 किलो जूल पर मोल, इतनी ही इसमें एंथैल्पी पाई गई है। ठीक, तो ये क्यों होता है, क्योंकि उत्क्रमणीय प्रकृति क्या होती है, इसमें क्या होता है कि आप अगर ताप बढ़ाते हो, वैसे तो हमने क्या देखा है रासायनिक प्रक्रिया में कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते हो तो रासायनिक प्रक्रिया बहुत अच्छी तेजी से बढ़ती है, लेकिन अधिशोषण के मामले में यह उल्टा होता है कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो अधिशोषण की प्रक्रिया जो है ये घटती जाती है।
अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने यहाँ क्या देखा कि यह जो अणु था गैस का, यह जब सतह पर आया तो इसकी गति जो थी क्या हो गई? कम हो गई। इसकी ऊर्जा जो थी वह चली गई और ये यहाँ के पृथक हो गया। लेकिन जैसे ही हम इसे ताप देंगे तो हम इसे ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करेंगे। अब इसमें ऊष्मीय ऊर्जा आ गई तो इसमें गति हो जाएगी और गति होने की वजह से यह जो कण है, यह गैस है, यह निकल जाएगी वहाँ से पृष्ठ से, तो यह विशेषण हो जाएगा इसमें। तो हम ये कहेंगे जैसे जैसे ताप हम बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की जो घटना हो रही थी यह अब घटती जाएगी। तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा अधिशोषण की घटना क्या होगी? घटती जाएगी और इसी की वजह से अधिशोषण की एंथैल्पी भी कम होंगी। तो इतनी चीज हमने देखी भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण में। अब हम देखेंगे रसोशोषण के अभिलक्षण, इसे हम कहेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में हम देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है? उच्च विशिष्टता। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या बात हो रही है कि पृष्ठ पे ही यह प्रक्रिया हो रही है, लेकिन हमने क्या देखा कि जो भौतिक रसायन अवशोषण था, भौतिक अवशोषण था, उसमें क्या होता है, जो गैस के कण थे सतह पर जो अवशोषित हो रहे थे, इनमें जो आकर्षण बल था वह आकर्षण बल किसकी वजह से था? वंडरवॉल बल की वजह से, जो कि दुर्बल बल होता है। दुर्बल वंडरवॉल बल की वजह से भौतिक अवशोषण प्रक्रिया होती है। लेकिन रासायनिक अवशोषण या रसोशोषण की जो प्रक्रिया होती है, यह इसमें हम देखेंगे कि होता क्या है, सतह पर ही यह प्रक्रिया हो रही है, लेकिन इसमें यह जो कण है, यह जो गैस है, हम कहेंगे यह सतह के साथ में रासायनिक क्रिया करके सहसंयोजक आबंध बनाता है। और सहसंयोजक आबंध जो है यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वंडरवॉल जो बल है यह काफ़ी वीक होता है। अब इसी की वजह से क्या होगा, हमें और भी चीज़ें समझ में आएंगी कि रसोशोषण में क्या होता है। उसके अभिलक्षण देखेंगे। सबसे पहला है उच्च विशिष्टता। उच्च विशिष्टता, स्पेशलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हर एक कण जो है कोई भी सतह पर रासायनिक प्रक्रिया नहीं कर सकता है। हर एक अलग अलग कण में अलग अलग सतह पर ही जाके वह अवशोषित होगा। तो इसलिए रासायनिक जो अवशोषण की प्रक्रिया होगी इसमें विशिष्टता होती है। स्पेशल टाइप की गैस ही जाके स्पेशल टाइप की सतह से बाइंड होगी। दूसरा है अनुत्क्रमणीयता। अनुत्क्रमणीयता में हम ये देखेंगे कि ये बिल्कुल हमारी रासायनिक प्रक्रिया की अभिक्रिया की तरह है। जैसे कि ताप आप बढ़ाते जाओगे तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे ही यह रासायनिक अवशोषण की प्रक्रिया भी बढ़ती जाएगी। इसमें हम जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो यह जो कण है सतह पर जाकर सहसंयोजक आबंध बनाएंगे। अगली चीज़ है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये ठीक हमारे भौतिक अवशोषण की तरह ही है। जितना बड़ा पृष्ठ रहेगा उतनी ही ज़्यादा, वैसे ही जैसे जैसे पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की जो प्रक्रिया है, कौन से अधिशोषण की? रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया भी बढ़ती जाएगी। अगली चीज़ अधिशोषण की एंथैल्पी। अब रासायनिक अधिशोषण की एंथैल्पी की बात करें तो यह काफ़ी ज़्यादा होती है, 80 से 240 किलो जूल पर मोल। और यह क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते हो तो इस रासायनिक अवशोषण की प्रक्रिया भी बढ़ती जाती है। तो हमने देखा रसोषण के अभिलक्षण और भौतिक अवशोषण के अभिलक्षण, तो दोनों चीज़ हमने अच्छी तरीके से समझ ली है।
अब हम देखेंगे भौतिक अवशोषण एवं रासायनिक अवशोषण की तुलना। तो इसमें तुलना जो देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, मतलब रसोशोषण की बात करें तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। भौतिक अधिशोषण में वंडरवाल जो बल है यह होते हैं, कार्य करते हैं, और रासायनिक अधिशोषण में ये रासायनिक बंध बनाते हैं। सहसंयोजक आबंध बनाएंगे या तो यह आयनिक आबंध भी बना सकते हैं। भौतिक अधिशोषण में प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, ये सतह जो है चाहे कोई भी गैस हो द्रव हो उनके लिए बराबर आकर्षण बल रखती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। लेकिन हम बात करेंगे रासायनिक अधिशोषण की तो यह अति विशिष्ट होती है। जो भी सतह है वो हर एक गैस या द्रव के लिए बराबर आकर्षण नहीं रखती है, वह किसी किसी गैस के लिए ही अपना आकर्षण शो करती है। अब बात करेंगे भौतिक अधिशोषण की तो यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है, मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ेगा और वैसे वैसे इस अवशोषण की प्रक्रिया घटती जाएगी। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में उल्टा है, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे ही वैसे इस अवशोषण की प्रक्रिया भी है वह बढ़ती जाएगी। चौथा पॉइंट देखते हैं, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब भौतिक अधिशोषण, आप कौन सी गैस सतह पर जो है यह वंडरवाल के साथ में बल के साथ में बंध रही है, तो यह निर्भर करता है कि कौन सी गैस है, गैस की प्रकृति क्या है, इस पर निर्भर करता है। और अधिक आसानी से द्रवणीय गैस सहजता से अवशोषित हो जाती है। जो द्रवणीय गैस होती है वो बहुत इजीली जो है वंडरवाल बल बना लेती है। लेकिन यहाँ देखेंगे यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। वे गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती है रसोशोषण दर्शाती है। मतलब जो भी अधिशोषक है उससे जो कोई गैस है वह अगर रासायनिक प्रक्रिया कर सकती है, करने में सामर्थ्य होती है, तो ही यह रासायनिक अधिशोषण जो है ये पॉसिबल होगा अथवा नहीं। अगला पॉइंट जो है इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है, हमने देखा था 20 से 40 किलोजूल पर मोल, जबकि इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी 30 से 240 किलोजूल पर मोल होती है। यहाँ आप देखेंगे भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पे तो अधिशोषण की प्रक्रिया जो है यहाँ पर घटती जा रही है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो उच्च ताप पर ये सहायक है, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो रासायनिक अवशोषण जो है ये अधिशोषण जो है यह बढ़ेगी। अगला पॉइंट, इसमें सापेक्ष सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ देखेंगे कभी कभी उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाती है। यहाँ हम देखेंगे अगला पॉइंट, और यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे यह दोनों की बात कर लेंगे हम, चाहे भौतिक अधिशोषण चाहे रासायनिक अधिशोषण, पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में यह बढ़ता नजर आता है। अगला पॉइंट है उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर यह बहुवर्णक परतों में के रूप में परिमाणित होता है, जबकि यहाँ आप देखोगे यह एकल आणुक परत के रूप में फलित होता है। तो इतनी चीज़ हमने इनके दोनों के जो है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में डिस्कस की है।